आज के कार्यक्रम में देश में हो रहे कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, कृषक सीमत आश्वासन सशक्तिकरण व संरक्षण और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। इस पर और अधिक जानकारी के लिए देखते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव आतिश चंद्र से एक खास बातचीत। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बड़े कृषि सुधारों की मंजूरी देते हुए 2 महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित कानूनों को स्वीकृति देकर लागू किया है। इसमें से एक कानून है कृषि उपज व्यापार तथा वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020। इस कानून के बनने से एक ऐसी कानूनी व्यवस्था लागू होगी जिसमें किसान को अपनी उपज जो उसका उत्पाद है उसको बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। वो उत्पाद वो किसे बेचे, कब बेचे, कितने दाम पे बेचे, ये इसको निर्धारण करने की किसान को उसको चॉइस मिलेगी और इससे वह अपने उत्पाद का राज्य के अंदर या अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकेगा और उसको इसके लिए ना तो कोई फीस लगेगी, ना कोई कमीशन देनी होगी। और इसमें एक ट्रेड एरिया का परिकल्पना की गई है और ये ट्रेड एरिया वो क्षेत्र है जहाँ पर जो एपीएमसी कानून से द्वारा स्थापित मार्केट है उसके बाहर का जो क्षेत्र है उसको ट्रेड क्षेत्र की परिभाषा में लाया गया है। और इस क्षेत्र में अगर किसान किसी भी निर्यातक, किसी भी रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के साथ अपनी उपज को बेचना चाहता है तो उसको पूरी स्वतंत्रता रहेगी और उसका इसके लिए पूरा एक कानूनी ढांचा उसके पास उपलब्ध रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार आएगा क्योंकि अभी तक किसान को ये बाध्यता थी कि अगर वो अपना उत्पाद बेचता है, उपज को बेचता है तो उसको मार्केट जो स्थापित है एपीएमसी एक्ट के तहत राज्यों में उसमें उसको वो उपज का विक्रय करता था और वहाँ पर उसको बेचने के दौरान उसको फीस लगती थी, कमीशन लगता था और उसको जो दर बाज़ार द्वारा निर्धारित होता था वो उसको मिलता था। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार है जो कृषि क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाओं को सृजित करेगा। इससे सर्वप्रथम ये माना जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान के फार्म गेट लेवल पे संरचनाओं का निर्माण होगा, वहाँ पर रोज़गार के अवसर पैदा होंगे क्योंकि जब कोई निर्यातक या कोई प्रोसेसर या रिटेलर, होलसेलर किसान के फार्म गेट पे ख़रीदने के लिए जाएगा तो वहाँ पे एग्रीगेशन के द्वारा जो ज़रूरतें सृजित होंगी वो उसमें संरचनाओं का निर्माण होगा और उसका लाभ कृषि क्षेत्र को मिलेगा। और इसी के मद्देनज़र किसान को संगठित करने के लिए और एग्रीगेशन की जो एक चुनौती है क्योंकि छोटे और मझोले किसान जो हैं उनको अपनी उपज को अगर सीधे बेचना है तो एक एग्रीगेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके लिए केंद्र सरकार ने एफपीओ के गठन की 10,000 एफपीओ के गठन की बड़ी योजना की स्वीकृति दी है और उसके राशि भी आवंटित कर दी गई है। उसके इन एफपीओ के निर्माण से किसानों को और संगठित होने और अपनी जो उपज है उसके दर के में जो समझौता करना है या जो बेचने के दौरान उसको क्या दर मिलनी चाहिए उससे नेगोशिएट करना है ट्रेडर से। दूसरा जो कानून है वो कृषि सशक्तिकरण संरक्षण मूल आश्वासन एवं कृषि सेवा का करार कानून है। ये कानून का जो नाम है उसी में उसकी पूरी नियति निहित है। ये कानून सशक्तिकरण और संरक्षण की बात करता है और ये सशक्तिकरण संरक्षण किसान का है
क्योंकि अब किसान अपनी फसल लगाने के पूर्व ही उसके बेचने के लिए एक लिखित करार कर सकेगा और ये कानूनी ढांचा उसको इस कानून के तहत उपलब्ध हो सकेगा। और इसके तहत किसान अपने फसल बोने से पूर्व ही किसी ट्रेडर के साथ या किसी निर्यातक के साथ या किसी भी होलसेलर रिटेलर के साथ इस तरीके के करार कर सकेगा कि वो फसल किस गुणवत्ता की लगाएगा और उसको क्या दाम की अपेक्षा है, और दाम का भी स्पष्ट उल्लेख, जो उसकी फसल का उसको मूल्य मिलेगा उसका भी स्पष्ट उल्लेख करार में रहेगा। इससे दो तरीके की चीज़ें का एकदम फ़ायदा पहुंचेगा किसान को। एक तो उसको अपनी उपज लगाने से पहले ही एक मूल्य की गारंटी हो जाएगी, मिलेगी, उसको एक आश्वासन मिलेगा मूल्य का, और बाज़ार के जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे उसको संरक्षण मिलेगा। जो फार्मिंग के संग रिस्क इन्वॉल्व है, वो जो जोखिम है, वो जोखिम किसान और ट्रेडर दोनों मिल के साझा करेंगे। दूसरा चीज़ जो बहुत देखा जा रहा है कि एक संभावनाएं सृजित होंगी कि किसान वैसी फसल लगा सकेगा जिसके लिए मार्केट में उसको अधिक मूल्य मिलने की संभावना है, और उसके लिए जो आदान है या जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो उसको ट्रेडर और जो भी स्पॉन्सरर है उसके माध्यम से वो उपलब्ध हो सकेंगी। ये सब करार का अभिन्न अंग बनेंगे, और इससे जो एक भारत सरकार का बड़ा लक्ष्य है किसान की आय को वृद्धि करना, उसको एक सुनिश्चितता मिलेगी। तीसरा कानून जो है वो है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में ये प्रावधान किया गया है कि जो कृषि के जो उत्पाद हैं उनको अब किसी सीमा में नहीं रखा जाएगा, और अगर उसको किसी सीमा में बांधना है तो उसके लिए बहुत विशेष परिस्थिति में ही उनको मतलब उनका रेगुलेशन किया जाएगा। और वो रेगुलेशन वॉर की स्थिति हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो, बहुत ही कठिन प्राकृतिक आपदा हो, तो वैसी परिस्थितियाँ आदि परिस्थितियों में ही उनका रेगुलेशन होगा। अन्यथा कृषि क्षेत्र में जो उत्पाद उसमें आइडेंटिफाइड हैं उनको उसमें किसी तरीके का रेगुलेशन से छूट दी गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि देखिए पहले जो इस चीज़ों से जो रेगुलेट हम करते थे जितना अधिक, उससे क्या होता था कि जो लोग इस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं या संरचनाएं स्टोरेज में, प्रोसेसिंग में, कोल्ड चेन में, तो उनको हमेशा जो एक स्टोरेज के संबंध में जो रेगुलेशन की बाधाएं थी वो उनको अवरुद्ध करती थी, उनकी प्रतिकूल सोच बनाती थी। लेकिन ये सब सेक्टर खुल जाने से ये संभावनाएं बढ़ गई हैं कि इस क्षेत्र में खूब सारा निवेश होगा, और स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, और जो किसान जो एक सब्सिस्टेंस लेवल पे काम करता था वो अब एक एंटरप्रेन्योर के रूप में कार्य कर सकेगा, क्योंकि उसको अपने उत्पाद को बेचने की संभावनाएं पूरी खुल गई हैं। उसको उत्पाद को लगाने के पूर्व ही करार करने की संभावनाएं कानूनी रूप मिल गया है। अभी समय है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया और योजना के लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी। आइए देखते हैं इस पर भी एक विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत अपने घरों के संपत्ति कार्ड प्राप्त किए हैं। ये योजना अति महत्वाकांक्षी भारत की ओर गांवों में ऐतिहासिक बदलाव लाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 1 लाख लाभार्थियों को उनके घरों के कानूनी कागजात सौंप दिए गए हैं। अगले 3-4 वर्षों में देश के प्रत्येक गांव में हर परिवार को ऐसे संपत्ति कार्ड देने का प्रयास जारी है। अब लाभार्थियों के पास अपने घरों के मालिक होने का एक कानूनी दस्तावेज होगा ही। साथ में ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है तो नागरिक आत्मविश्वास हासिल करते हैं और निवेश के नए रास्ते खुलते हैं। संपत्ति, रोजगार और स्वरोजगार के रिकॉर्ड पर बैंक से ऋण आसानी से उपलब्ध होता है। संपत्ति कार्ड प्राप्त करने के बाद उनके घरों पर बैंकों से ऋण की आसान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। मैपिंग और सर्वेक्षण में ड्रोन का उपयोग करने जैसी नई तकनीक से हर गांव के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाए जा सकते हैं। सटीक भूमि रिकॉर्ड के बल पर गांव में विकास संबंधी कार्य भी आसान हो जाएंगे, जो इन संपत्ति कार्डों का एक और लाभ होगा। इस संकल्प की सिद्धि के लिए स्वामित्व योजना की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत में कोरोना संक्रमित मामलों में लगातार कमी होना जारी है। कुल संक्रमित मामलों का केवल 12.10% संक्रमित मामले बचे हैं और लगातार चौथे दिन संक्रमित मामलों की संख्या 9 लाख से कम हुई है। आइए जानते हैं नए रुझानों के बारे में। भारत में लगातार कोरोना संक्रमित मामलों में कमी आने की रिपोर्ट मिलना जारी है। एक महीने बाद लगातार चौथे दिन संक्रमित मामलों की संख्या 9 लाख से कम रही। फिलहाल देश में कुल संक्रमित मामलों की तुलना में संक्रमित मामले केवल 12.10% है, जो 8,61,853 है। भारत में अधिक संख्या में लोग संक्रमण से मुक्त भी हो रहे हैं। संक्रमण से मुक्त मामलों की संख्या 61,05,000 यानी 61,49,535 के करीब है। संक्रमित मामलों और संक्रमण मुक्त मामलों के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है और आज ये 52,87,682 है। पिछले 24 घंटों में 71,559 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, जबकि नए संक्रमित मामले 66,732 हैं। राष्ट्रीय संक्रमण मुक्ति दर बढ़कर 86.36% हो गई है। अभी समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आइए बढ़ते हैं आगे। अप्रैल सितंबर 2020 की अवधि में आवश्यक कृषि वस्तुओं का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 43.4% बढ़ा है। अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान कृषि व्यापार संतुलन 9,002 करोड़ रुपए के साथ सकारात्मक रहा। आइए जानते हैं विस्तार से। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए लगातार और ठोस प्रयासों का लाभ मिल रहा है।
कोविड-19 संकट के बावजूद अप्रैल सितंबर 2020 की कुल अवधि के दौरान आवश्यक कृषि वस्तुओं के निर्यात में 43.4% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अप्रैल सितंबर 2020 में 53,626.6 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 37,397.3 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था। अप्रैल सितंबर 2019-20 के मुकाबले अप्रैल सितंबर 2020-21 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाले प्रमुख जिन्स समूहों में मूंगफली का 35%, परिष्कृत चीनी 104%, गेहूं 206%, बासमती चावल 13% और गैर बासमती चावल का 105% निर्यात किया गया है। इसके अलावा अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान व्यापार संतुलन 9,002 करोड़ रुपए के साथ सकारात्मक रहा है, जबकि 2019 की समान अवधि के दौरान व्यापार घाटा 2,133 करोड़ रुपए रहा था। महीने से महीने आकलन के आधार पर मिले ब्यौरे के अनुसार सितंबर 2020 के दौरान आवश्यक कृषि जिन्सों का भारत का कृषि निर्यात सितंबर 2019 में हुए 5,114 करोड़ रुपए के निर्यात के मुकाबले 9,296 करोड़ रुपए का रहा है, यानी इसमें 81.7% की वृद्धि हुई है। कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि निर्यात नीति 2018 की घोषणा की थी, जिसमें अंतर्राज्यीय नकदी फसलों जैसे फलों, सब्जियों और मसालों का निर्यात केंद्रित खेती के लिए समूह आधारित दृष्टिकोण रखा जाता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आधारभूत ढांचा को मजबूत बनाने और क्षमता निर्माण के लिए कृषि कानून लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय 2022 तक डबल करना है, और यह डबल तभी हो सकता है जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर पैसा खर्च किया जाए। हाल में ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भी 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया। इसके साथ ही खेती किसानी से जुड़े हुए कृषि कानून लागू किया गया, और यह कृषि कानून लागू किया गया है मंडियों में जो किसान भाई अपने माल को, उत्पाद को ले जा करके एक राज्य से दूसरे राज्य में भी बेच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से अपने फसल को उचित दाम ले सकते हैं। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम है, जिसके माध्यम से जो किसान भाई है अपने फसल जो औने पौने दाम में बेच देते थे, अब इसको एक ज़्यादा से ज़्यादा उसको भंडारण कर सकते हैं। ये तमाम ऐसे बातें हैं जिस पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि आयुक्त एस.के. मल्होत्रा जी हैं, जिनसे जानते हैं कि ये कानून किस तरह से है और इससे किसानों को कितना फ़ायदा हो सकता है। सर, आप कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि आयुक्त हैं। पूरे देश भर के सर आप देख रहे हैं खेती किसानी किस तरह से चल रहा है। ये जो सर अभी 3 कृषि कानून लाया गया है, इसको सर आप किस रूप में देखते हैं, कितना भला हो सकता है? जो ये अभी आपने देखा कि 3 अधिनियम अभी आए हैं। जो पहला अधिनियम जो संसद में पारित हुआ, ये जो है 14 सितंबर को पारित किया गया। तो इसमें जो है एक जो अधिनियम है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक, जिसको 2020 कहा गया है। और दूसरा जो अधिनियम है वो कृषक सशक्तिकरण, संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक है। तो ये जो दोनों अधिनियम हैं, और तीसरा अधिनियम और भी है जो आवश्यक वस्तु से संबंधित है। तो मैं इसकी बात की शुरुआत में ऐसे करना चाहूँगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम में हमारे पास खाद्यान्न भरपूर नहीं थे, कमी थी। तो इसीलिए असेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है उस टाइम में लागू किया गया था। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। अब हम बिल्कुल आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी फसलें जो एक तरह से सरप्लस भी हैं खाद्यान्न के मामले में, तो उसमें हमारे पास चिंता की कोई बात नहीं है। और हमारी जो मांग है नियमित रूप से हमारी जनसंख्या के लिए पूर्ति हो रही है उसकी। तो खाद्य और पोषण सुरक्षा दोनों ही सुनिश्चित है। तो इसलिए इस समय में बहुत सारे ऐसे सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग इसको दूसरे ढंग से देखते हैं कि अब किसान को की आमदनी कैसे बढ़े।
किसान को जो उसकी मेहनत है उसका अधिक से अधिक मूल्य कैसे मिले। तो ये जितने भी अधिनियम अभी निकल करके सामने आए हैं, तो उन अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान की आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो, और किसान अपनी उपज अगर खुद पैदा करता है तो वो खुद ही अपना उसको मूल्य लगा करके बेचे कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है, मैं तो इसको इसी दाम पर बेचूंगा। तो ये जो अधिनियम है अपने आप में किसानों को एक स्वतंत्रता देते हैं, जिसके तहत जो है किसान मंडी से बाहर जा कर के जो है अपने उत्पाद को बेच सकता है। अभी तक क्या था कि किसान को अपना उत्पादन किया लेकिन उसको मंडी में ले जाकर जिसके पास लाइसेंस है उसी को बेचना पड़ा, तो ये उसको बेचने के लिए वो बाध्य होता था। और जब वो मंडी में लेके जाता था तो मंडी में भी उसको बहुत सारे टैक्स जो है उसको लग जाते थे, तो वो टैक्स के साथ साथ उसको ट्रांसपोर्टेशन का भी भाड़ा देना पड़ता था। जो टैक्स लग गया वो भी उसके खाते में जाता था, तो उसको जो है मैं ये कहूँगा कि जो उचित मूल्य है वो नहीं मिल पाता था। तो ये जो अधिनियम है, इन तीनों अधिनियम के आने से किसानों को सबसे अधिक फ़ायदा ये होगा कि किसान अपनी मर्जी का मालिक है। किसान जहां उसको उचित मूल्य मिलेगा वो उसको बेच सकता है, और इसमें क्या होगा कि ट्रेडर उसके खेत पर पे आकर के जो है उससे जो है खरीद के ले जाएगा, और वहां पर जो है उसका जो है एक तरह से मोल भाव वो कर सकता है और बता सकता है कि मैं तो भैया इतने पर ही बेचूंगा, इससे नीचे नहीं बेचूंगा। तो वो अपने मूल्य स्वयं तय कर सकता है। दूसरा, इसके साथ साथ जो अभी देख रहे हैं कि एमएसपी डिक्लेयर हुई है और एमएसपी पर खरीदी भी शुरू हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एमएसपी बंद हो जाएगा, एमएसपी पर खरीदी हो रही है और एमएसपी बढ़ाया है भारत सरकार ने। इमीडिएटली जो है उस पर आप देखेंगे 50 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक की बढ़ोतरी एमएसपी में की गई है, और बहुत सारे हमारे जो संस्थान हैं वो उसको प्रोक्योरमेंट करने लगे हैं, जो चाहे वो एफसी के माध्यम से अभी चावल का जो है एक तरह से पैडी का प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया है, और साथ साथ में जो नेफिड के माध्यम से दलहनी फसलों का और तिलहनी फसलों का भी जो है प्रोक्योरमेंट वो कर रहे हैं। तो एक तो फ़ायदा ये हो गया किसानों को, ये रहेगा। तो इसमें कोई इस प्रकार का कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है जिससे कि किसानों को कोई नुकसान ना हो। ये किसानों से हर रूप से जो है फ़ायदे का एक तरह से मैं कहूँगा ये अधिनियम है, और ये किसानों के हित में रखते हुए, किसानों के हित को ध्यान में रख करके इन अधिनियम्स को जो है आगे बढ़ाया गया और इनको पारित किया गया। सर, आप कृषि आयुक्त हैं, आप मंत्रालय के अनुसार से सर पूरा फोकस कर रहे हैं कि कौन कौन से खाद्यान्नी फसलों है जिसमें रबी और खरीफ दोनों की फसलें हैं, हम इतना इसको मिलियन टन तक पहुंचाना है, इसमें क्रांति लाना है। और दूसरी तरफ सर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं तो क्या सर प्राइवेट जो कंपनियां हैं आपसे सलाह मशवरा करके वो प्रोडक्ट को अपना किसानों से लेगा, या उसका एक अपना मोनोपोली होगा आपके अलावा? इसमें कोई ऐसा मोनोपोली नहीं कह सकते आप, बल्कि इसमें क्या है, किसानों का जो मूल्य है एक तरह से निश्चित हो जाएगा, और ये कोई किसान बाध्य नहीं है कि उसको ये करना ही पड़ेगा। ये किसान की एक तरह से वॉलंटरी है, उसकी इच्छा है कि वो किसी भी उससे करार करके उसके लिए वो उत्पादन करेगा। जब वो उत्पादन करेगा एक सुनिश्चित मूल्य पर उत्पादन करेगा, तो उसका जो प्रोक्योरमेंट है, अभी देखेंगे कि क्या कि अगर वो मंडी में अधिक उत्पादन हो जाता है, मंडी में लेके जाएगा, गलत है तो उसको रेट अच्छे नहीं मिलेंगे। लेकिन उसने किसी करार के हिसाब से किया है तो वो एक निश्चित किस्म की बात करेंगे कि भाई उस किस्म को उत्पादन करना पड़ेगा, उसकी गुणवत्ता की बात करनी पड़ेगी। तो वो सब चीज़ों को मापदंड वो बताएगा, और उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, उस स्पेसिफिकेशंस को करार में रखा जाएगा। क्या मूल्य रहेगा उसका भी करार में रहेगा। तो वो सब चीज़ें पहले से ही सुनिश्चित हो जाएंगी, और किसान जो है उसको अच्छे तरीके से अपने ढंग से, अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो उसमें करार करेगा, उसको नहीं है तो वो मना भी कर सकता है। तो उसमें किसी भी तरीके से बाध्य वाली बात नहीं है, ये किसान की अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। और इससे ये होगा कि उसके लिए एक नए उत्पादन के द्वार खुलेंगे, और आगे जो प्रोडक्शन है उसका रेट अच्छा मिलेगा। वो सुनिश्चित हो जाएगा कि ये उसको जो मेहनत वो करने वाला है उसका जो मूल्य है वो निश्चित रूप से उसको मिलेगा, चाहे बाजार में बाहर का जो रिस्क है उसका वो अपने आप से कवर हो जाता है। तो इसको हम लोग जो है एक तरह से पॉजिटिव रूप में लेकर के चलें। इसमें कोई ऐसी ऋणात्मकता वाली कोई बात नहीं है, इसमें जितनी भी बात आ रही है वो पॉजिटिव की बात आ रही है, नेगेटिव की बात इसमें कहीं भी नहीं है किसी भी तरीके से। नहीं, लेकिन सर आपका जो मंत्रालय उसके लिए तो चैलेंज खड़ा कर सकता है ना, क्योंकि आप जैसे अगर बोलेंगे कि हम तिलहन में फसल बढ़ाना चाहते हैं, प्याज में बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर जो प्राइवेट कंपनी है उसको अगर लगेगा कि नहीं हमें आलू को उत्पादन करना है, हमें चिप्स बनाना है, या कोई और लहसुन के हमें करना है, तो आपके लिए तो चैलेंज हो सकता है ना सर?
वो हमारे लिए चैलेंज बिल्कुल नहीं होगा। चैलेंज इसलिए नहीं होगा कि जो भारत सरकार अपना जो एक्शन प्लान बनाती है, उस एक्शन प्लान में 2-3 बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला कि हम अपनी जो हमारे मैं ये कहूँगा कि सिटीजन्स हैं, जो हमारी जनसंख्या है देश की, उसकी जो खाद्य और पोषण सुरक्षा है वो पहले सुनिश्चित हो। खाद्य पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना ये भारत सरकार का अपना एक प्रतिबद्धता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने टारगेट्स डिसाइड करते हैं, प्लान बनाते हैं कि हमें इतने खाद्यान्न की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ही खाद्यान्न का उत्पादन होता है, चाहे वो गेहूँ है, चावल है, दलहनी है, फसलें हैं, चाहे हमारा मोटे अनाज है, तो इन सब चीज़ों का उत्पादन एक तरफ हो गया। दूसरा ये हो गया कि बहुत सारे ऐसे अग्रणी किसान हैं जिनको लगता है कि बाकी ये चीज़ें जो कन्वेंशनल खेती है ये तो हो रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ये सोचते हैं कि हम लोग अनुबंध के तहत करना चाहें तो वो बहुत ही लिमिटेड एरिया है, इसके लिए बहुत ही सीमित किसान हैं जो आगे आते हैं। तो वो सीमित किसान आगे आएंगे तो आगे इस तरह की अगर स्वतंत्रता मिलेगी तो और भी किसान आगे आएंगे, लेकिन खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा जो है वो बिल्कुल ही खतरे में नहीं होगी, इसको सुनिश्चित किया जाता है। पर हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम जो है एक तरह से इनकम सिक्योरिटी, जो आय सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और आय सुरक्षा, तीनों को ध्यान में रखना है। तो अगर एक किसान गेहूं भी लगा रहा है रबी के मौसम में, चावल की खेती भी करता है खरीफ के मौसम में, लेकिन कुछ क्षेत्र अनुबंध के तहत भी करता है, तो एक तरह से उसका रिस्क कवर हो गया ना हर तरीके से। खाद्य सुरक्षा भी हो गई, पोषण सुरक्षा भी हो गई, दूसरा आय सुरक्षा भी हो गई। तो वो अपनी प्लानिंग उस तरीके से कर सकता है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन उसके पास खुले, विकल्प जो है बहुत सारे खुले हैं उसके पास, वो उन विकल्पों को अपना करके अपना आमदनी में जो है इजाफा कर सकता है। सर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज, विलेज वाइज या ब्लॉक वाइज पूरे आप सर समीक्षा करते हैं, जिसमें से छोटे किसान से बड़े किसान तक है। खासतौर से हमारे देश में सर जो छोटे किसान हैं 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले, जोत वाले, उनकी संख्या सर 86% है। सर उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, जो छोटे किसान हैं उनके पास विकल्प उसी तरह से निकल के सामने आएंगे जैसे मैं बताता हूँ। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, अगर एक 2 हेक्टेयर का किसान है, 2 हेक्टेयर से कम का है, तो अगर वो अपने 1 हेक्टेयर, आधे हेक्टेयर क्षेत्र में अगर एक पॉली हाउस लगाता है, पॉली हाउस लगा करके जो मूल्यवान फसलें हैं उनका पैदा किया जा सकता है। चाहे वो उसमें फूलों की खेती है, चाहे उसमें बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन है, चाहे उसमें जो जितनी हाई वैल्यू क्रॉप्स है, चाहे मसाले हैं, तो उन फसलों का उत्पादन किया जा सकता है जिससे कि उसको उसी क्षेत्र से उत्पादन अधिक मिल सके। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये हो सकता है कि उसमें जो जितने भी कृषि से संबंधित जो अन्य व्यवसाय भी हैं और साथ में जो खेती है उनको भी कर सकते, जैसे मशरूम कल्टीवेशन है, मशरूम की खेती भी की जा सकती है, साथ साथ जो है मधुमक्खी पालन भी किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, किसान अपनी संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उनको अपना सकता है। उनको अपना करके उसी तरीके से जो है वो अपनी प्लान, एक योजना जो है बना सकता है। दूसरी बात क्या आती है कि अगर किसान अपनी परंपरागत ढंग से उन्हीं फसलों का चुनाव कर रहा है और उन्हीं का उत्पादन कर रहा है और उसका जो वॉल्यूम है निकल करके कम आ रहा है, तो वो एफपीओ के माध्यम से जो विकल्प रखा गया है वहाँ पर वो अपने आप में एक एग्रीगेशन का पॉइंट होगा। किसान किसी न किसी रूप में, अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी ऐसे बहुत सारे किसान निकल के आ रहे हैं जो एफपीओ का किसी न किसी रूप में मेंबर है, तो वो जो एफपीओ है उसको एक तरह का वहाँ लाभ मिलेगा। वहाँ अपना कम वॉल्यूम ले जा करके जहाँ और भी किसान आएंगे तो वो किसान के लिए एक तरह का सशक्तिकरण है और किसान का अपना एक एम्पावरमेंट है जिससे कि वो किसान अपनी चीज़ का स्वयं मालिक होगा। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अगले चरण में होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।